Good afternoon, dear students. I, Dipanshu Jain, welcome you all back in today's lecture of Social Studies. And in the last lecture, we are discussing the unit, the story of village Palampur of our economics, social sciences. And students, we have discussed up to the topic that we are economics about the village Palampur, how people are earning their money, spending their money, and doing the different economic activities in the village Palampur. We are analyzing and studying those activities. And the second activity we have discussed, the one activity, the main activity is the farming activity, and now we are discussing the non-farming activities in the Palampur. The main activity and the main source of income in the village Palampur was farming. In that is the name of our hypothetical village of a story which we are discussing. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की. मेन तो वहाँ पर फार्मिंग है, उसके अलावा जो फार्मिंग से जुड़ी हुई या फिर इनडायरेक्टली वे में आप कहें कि फार्मिंग को सपोर्ट करती हैं या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं फार्मिंग से, वो सब किस में आ जाएंगी? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. और जिसमें पहली एक्टिविटी हमने स्टडी करी थी वो करी थी लास्ट लेक्चर में, डेयरी एक्टिविटी. डेयरी एक्टिविटी मीन्स वी आर द पीपल आर दे आर डिपेंडिंग ऑन द मिल्क of the kettles and the various other products which are used for the which we are obtaining from the kettles, like wool from the sheep and the meat from the goat and other activities, or you can say they are depending on those activities also, and they are selling in the nearest town, which is the Shahpur. So next come to the activity small scale manufacturing activity in Palampur. There is an example given in our book about small scale manufacturing in Palampur. Now the book says that at present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Only 50 people, means the total population was around 12,000, 13,000, and only 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. And unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री टाइप है और बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. एक सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सिंपल मेथड्स को ही वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लेबर जो है इतनी स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है और बड़े एजुकेशन भी कम मिली हुई है. तो उनको जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो आराम से हो जाए विलेज के लोगों में, ऐसी ही एक्टिविटीज़ वहाँ पर लोग कर रहे हैं फार्मिंग अदर मैन्युफैक्चरिंग में. They are using the very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the field. ज़्यादातर घरों पे, जैसे कैंडल मैन्युफैक्चरिंग, धूप मैन्युफैक्चरिंग, सॉप मैन्युफैक्चरिंग और कार्टून मैन्युफैक्चरिंग, बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिनमें ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग कर रहे हैं. और आपने सुना भी होगा, लाइक खादी इंडस्ट्री इन आवर विलेज, इन द खादी इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द इकनॉमी ऑफ द विलेजेस अदर देन फार्मिंग एक्टिविटीज़. खादी यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खादी से, उससे भी बहुत लोग गांव में जुड़े होते हैं. और उसी में आपकी ये खादी में ही हमारा सॉप आ जाता है और धूप आ जाती है, खादी ये भी प्रोड्यूस करते हैं, उसी से रिलेटेड ये एक्टिविटीज़ हैं. तो स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हैं और जिनमें ज़्यादा स्किल्ड लेबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप याद कह सकते हैं स्टिचिंग इंडस्ट्री भी विलेजेस में काफ़ी होती है, मैड इंडस्ट्री, वो डिपेंड करता है ट्रेडिशनल वाइज भी कि वहाँ पर कैसे ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है. जैसे हरियाणा में जो है आपको मोस्टली मिल जाएगा, सॉप मिल जाएगा, कैंडल मिल जाएगा. और अगर आप यूपी साइड जाएंगे तो आपको क्लॉथिंग इंडस्ट्री से, एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी लोग विलेजेस में मिलेंगे. तो आप इसको ट्रेडिशन भी कह सकते हैं या एरिया वाइज भी कह सकते हैं. एंड दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली लेबर. एक परिवार ही आप कहें, 2-3 परिवार लोग होते हैं, वो एक एक्टिविटी से जुड़े होते हैं और उनका जो मेन ऑनर है उन पे ही डिपेंड रहता है और कोई ज़्यादा इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा भी क्वांटिटी ऑफ लेबर भी मिनिमम ही चाहिए होती है. मटेरियल, और इसमें जो लोग जुड़े हैं वो बाहर से लेबर कम हायर करते हैं. जैसे एक और आपकी ऐसी मैं इंडस्ट्री बताता हूँ, अचार चटनी मुरब्बा, जो ये इंडस्ट्री है ये भी स्मॉल स्केल लेवल पे हैं और गाँव में इनके समूह बने होते हैं, महिला स्वयं समूह. आपने सुना भी होगा कि ऐसे पापड़ बनाते हैं लेडीज़ और अपना ही बिज़नेस करते हैं. लेडीज़ ओरिएंटेड बिजनेसेस भी हैं, ऐसे काफ़ी बिज़नेस हैं जो लेबर्स, जो महिलाएं जो हैं, गृहिणियाँ जो हैं गांव में, वो खुद से ओरिएंटेशन उनका रहता है, प्रोड्यूसिंग भी खुद रहती है, मैन्युफैक्चरिंग
ट्रेडिंग सेलिंग तक उनका सब कुछ अकेला रहता है, और ऐसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट रहती है और एनजीओज भी सपोर्ट करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, समूह में काम करते हैं ऐसे. Now let us take an example. Mishri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. मिश्री लाल जो एक वहाँ का फार्मर है, उन्होंने क्या करा, एक शुगरकेन क्रशिंग मशीन ली है जो गन्ने का रस निकालती है, बिजली से चलती है, एंड हैज सेट, और अपने खेत में छोटी सी जगह है उनके पास, कुछ ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, उसमें लगा दी है. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machine these days. अगर आप में से कोई बहुत पहले अपने गांव में गए हों, तो आज भी जगह कुछ पुरानी जो हैं ऐसी मशीन्स, इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने हरियाणा में सिडोरा साइड में ऐसी मशीन्स बुलोक कार्ट के थ्रू चलती हैं. एक बीच में रोडू लगा होता है और उसको चारों तरफ बैल लेके घूमता है, जिससे वो शुगर कैन क्रश हो जाता है और उससे वो डायरेक्टली वहीं से फ्लो होके, अगर आपको ये एग्जांपल आपको मिल सकता है डेमो इसका हमारे धरोहर में, जो यूनिवर्सिटी के अंदर धरोहर है, वहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एंटर करते ही अंदर लगा हुआ है ऐसी शुगर कैन मशीन विच वॉज रन बाय बुलोक कार्ट. आप उसको देख के भी समझ सकते हैं. तो ऐसा पहले होता है, और वो वहाँ पर क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं. दे प्रोड्यूस द गुड़ विच बाय आफ्टर सेलिंग दैट दे अर्न अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. Mishri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery, that is good, and the jaggery is then sold to traders at Shahpur, and in the process Mishri Lal makes a earnable profit, very handsome profit he made by selling that good or jaggery.